उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड द्वारा अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 9 मार्च सन 2019, उसमें टीजीटी साइंस फिजिक्स का हम आंसर और उसका सॉल्व जारी कर रहे हैं। आप इसको देखिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, इसके आंसर को मिलाइए, फिर आप कोई प्रॉब्लम हो कमेंट दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आंसर जो शीट भेजी गई थी उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं था, वो भी केवल हिंदी का भेजा गया था। बाद में हमारे पास इंग्लिश का आया है सेट। तो आप इतना जरूर ध्यान दें कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका कोई सेट भेज रहे हैं तो क्लियरेंस ज़्यादा दीजिए। उसमें कन्फ्यूजन से कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हो जाते हैं क्योंकि क्लियरेंस नहीं रहता है क्या दिया हुआ है। तो आज हमारे पास दूसरा सेट आ चुका है। हमने सेट जो सॉल्व किया था अभी, और अभी सेट हमें जो प्राप्त हुआ वो साइड डी है। तो क्वेश्चंस हम रीड कर रहे हैं। सेट आप देख लीजिएगा कौन सा सेट है। वैसे हमें जो दिखा है इसमें शायद लिखा हुआ नहीं कहीं दिख रहा था, लेकिन डी सेट बताया जा रहा है। और हमने पहले जो सॉल्व किया था वो सेट बी था। तो क्वेश्चंस जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया हम रीड कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक महिला जो अपनी कार में समतल सड़क पर सफर कर रही है, वह उसी दिशा में 36 से 30 डिग्री कोण पर जाने वाले हवाई जहाज को देखती है। 110 किलोमीटर प्रति सेकेंड 110 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से चलते हुए उस हवाई जहाज के सीधे नीचे रहती है हवाई जहाज का वेग होगा। तो चलिए देखिए। देखिए, महिला की जो चाल दी गई है स्पीड ऑफ कार ऑफ मूवमेंट, उसको हॉरिजॉन्टल हम एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं VW, और जो जेट प्लेन की चाल है हॉरिजॉन्टल से दिया गया है 30 डिग्री पर। इसकी स्पीड बताई गई है इसकी स्पीड आपसे पूछी जा रही है। तो इजी है, आप इसको cos 30 लिख लीजिए। आधार और कर्ण का संबंध आप जानते होंगे। तो इस तरह से अगर आपको जेट प्लेन की स्पीड निकालनी है तो स्पीड ऑफ कार ऑफ वुमेन अपॉन cos 30। ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर आपको ये दे दिया गया है 110 किलोमीटर पर आवर, और इसको रख लीजिए। इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आ रहा हो उसको आप ध्यान देंगे। इसमें सॉल्व करने पर 127 किलोमीटर पर आवर 127 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर होगा, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट। केवल हम फिजिक्स का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, आप उसको देखते चलें। अब इसमें जो नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का कोई क्वेश्चन दिया गया है। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में 300 घुमाएं और द्वितीय कुंडली में 75 या 75 टर्न है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि
नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल 300, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल 75, ये आपको दे दिया गया है। अब द्वितीय कुंडली में धारा दी गई है तो प्राथमिक कुंडली में धारा होगी। आईपी आपको बताना है, आईएस आपको दिया गया है। बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो आप जानते हैं ट्रांसफार्मर का पावर कांस्टेंट रहता है, तो P इक्वल टू VP, IP इक्वल टू VS IS देख रहे होंगे। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो माइनस NP d∅dt। फ्लक्स नियरली कांस्टेंट रहता है, IP NS d∅dt इंटू IS। फ्लक्स रेट कांस्टेंट रहता है, माइनस हटा दीजिए तो आपको जो डिफाइन करना है IS दिया गया है, IP चाहिए तो IP इक्वल टू NS IS अपॉन NP। वैल्यू रख दीजिएगा, NS 75, NP 300, IS 20 एम्पियर। तो IP का कोई मान प्राप्त हो रहा होगा। IP यहाँ से सॉल्व करिए। IP आप सॉल्व कर लीजिए। जो आंसर आ देखिए, तो आंसर इसमें आ रहा है A 5। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, आंसर आ रहा है A या 5। हमने भी आंसर लिखा था, मिलाते भी जाएं, कोई त्रुटि होगा आंसर मालूम हो जाएगा आपको भी। तो 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, ये सेट डी है शायद। क्वेश्चन आप कोई भी सेट हो, क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें कहा जा रहा है कि संवेग दिया गया है और कोलिजन परफेक्ट है। मान लीजिए कि कोई दीवार है, एक बाल दीवार से टकराता है और पुनः वापस लौटता है उसी वेग से। तो जाने का संवेग देखिए m इंटू v, वापस आने का संवेग डायरेक्शन चेंज होगा m इंटू माइनस v। इसका डायरेक्शन चेंज है, इसको आप प्लस लेंगे तो ये माइनस होगा। और चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस mv, यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए माइनस mv। तो आंसर हो जाएगा -2mv। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आंसर -2mv होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया जा रहा है, आंसर नोट कर लिए होंगे, -2mv। अब -2mv का आंसर जो है इसमें जो दिया गया है डी है, -2mv। अब इसमें कहा जा रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले
एक एल्युमिनियम ब्लॉक में 10 किलोवाट वाली ड्रिलिंग मशीन से छेद करना है। यह सोचकर कि 50% बिजली का उपयोग मशीन को गर्म करने में किया गया। गर्म करने के लिए या परिवेश में खर्च हो गया, तो 2.5 मिनट में उस ब्लॉक में होने वाले तापमान की वृद्धि का पता लगाइए। और एल्युमिनियम के लिए आपको दे दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम दी गई है। तो हम बोर्ड पर वैल्यू लिख रहे हैं, सेट आपके पास होगा, नहीं तो आप देखते हुए जाइए। मास ऑफ एल्युमिनियम आपको दिया गया है। एल्युमिनियम का ब्लॉक है, जैसे ये मान लीजिए एल्युमिनियम का ब्लॉक है, इसका मास दे दिया गया है। और 10 किलोवाट पावर दिया गया है, ड्रिलिंग मशीन की पावर है। पावर ऑफ ड्रिलिंग मशीन 10 किलोवाट, और इसमें इसकी कैपेसिटी है जो दी गई है 50%। तो ये वर्किंग कैपेसिटी है। वर्किंग कैपेसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में 50% है। जो टाइम ड्यूरेशन है 2.5 मिनट तक कार्य किया जा रहा है। तो इसमें ताप में होने वाली वृद्धि और स्पेसिफिक हीट है वो बताया जा रहा है। .91 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये सब वैल्यू दी गई है। तो आपको मालूम है ड्रिलिंग के द्वारा जो ये हीट होगा ट्रांसफर होगा, तो उसमें आपको ये देखना है Q = ms डेल थीटा मानिए या इसको डेल टी मान लीजिए। और जो वर्क है उसके बारे में हेल्प किया गया है, ये यहाँ पर बताया गया है P = W/, ऐसे लिख सकते हैं P = W/T, तो W = P × T। तो जो वर्क है यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, या वर्क को हीट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा रहा है, इक्वल करेंगे तो ये जूल में होगा। और आप जे लगाएंगे तो ये कैलोरी में होगा, तब ये जूल में आ जाएगा, ये डायरेक्ट जूल में होंगे। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जैसा प्रॉब्लम में दिया होगा उसके अनुसार भी आप करते हैं। यहाँ पर P × T कैपेसिटी जितना लेना है 50% है। अब Q की वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा थीटा सभी मान आपको मालूम है। P भी दिया गया है 10 किलोवाट है। अब ये वाट में आ गया, ये वैल्यू 1/2 है। T आपको दिया है 2.5 मिनट में है, सेकंड में ले लीजिए। ये 1 kg में है। S का जो भी मान है उसको भी आप कन्वर्ट करेंगे। .91 जूल पर ग्राम में है, तो इसको 10 की पावर 3 ऊपर ले आइए और इसे केजी में कन्वर्ट कर दीजिए डिग्री सेल्सियस। यहाँ से देखिए जो मान दिया गया है वो आपने लिखा इनटू डेल थीटा। तो डेल थीटा आप ये मान सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है वो आप देख सकते हैं। तो जो सॉल्व करने पर मान आ रहा है वो है यहाँ पर
इसका आंसर हमने लिख रखा है 103 आ रहा है। तो डेल थीटा 103 डिग्री सेल्सियस। आप सॉल्व करके मिलाइएगा, जो हमने सॉल्व किया आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखिए, इस तरह से इसमें बहुत सारे हैं क्वेश्चंस जो आपको अलग अलग उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, कहा जा रहा है एक वस्तु का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, इसके निरपेक्ष तापमान में परिमाण स्वरूप वृद्धि होगी। तो जो आपको दिया जा रहा है इसमें चेंजेस जो है दोनों के लिए इक्वल होता है। डिग्री सेल्सियस में जो चेंजेज होगा वही चेंजेस जो है केल्विन में भी होता है। अर्थात इधर अगर 150 डिग्री सेल्सियस चेंजेज है तो केल्विन में भी 150 केल्विन होगा। और यहाँ से स्केल है सेल्सियस और केल्विन के लिए। तो देखिए डिफरेंस यहाँ भी जो आएगा ये 100 होगा और यहाँ भी डिफरेंस 100 होगा। तो दोनों का डिफरेंस इक्वल होता है, तो इसमें जो आंसर होगा 150 होगा। भी आप देख सकते हैं 150। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर इसमें सब आया है। तो इसके लिए कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा है कि हम आपको आंसर के लिए जो फंक्शन है हमारे पास वो आपको रीड कर दे रहे हैं। फिर जब सेट हम फोटो सेट कराते हैं, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी बहुत कम है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अभी जो आपको सॉल्व कराया गया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे हमारे पास जो सॉल्व है सेट बी का है, तो सेट बी के हिसाब से अगर आगे बढ़ते हैं या 9 के हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं तो उसको देखना होगा। हम सेट बी के हिसाब से सॉल्व करा दे रहे हैं क्योंकि वो विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है उसकी। तो सेट बी में देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया गया है D2 का D और रीजन है जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की जा रही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये केवल डीसी से हो सकता है। जैसे देख लीजिए ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो हम एक अपोजिट चार्जेस स्थायी रख सकते हैं अगर डीसी हो। लेकिन एसी से इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के बारे में भी अगर हम क्लियर करें तो एसी से एक बार ये प्लस और एक बार माइनस या माइनस ये प्लस, तो ये चेंज होगा, पोलैरिटी न्यूट्रल भी होगा, फिर चेंज भी होगा। तो एसी से हम या प्रत्यावर्ती धारा से हीट भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो आंसर है डी है, 2 का डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो इसमें जो दिया गया है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये हमने लिफ्ट बनाया है। तो लिफ्ट का जो इंस्टॉलेशन है आपको जो दिया जा रहा है वो ए है। लिफ्ट के अंदर कोई ब्लॉक है जिसको फ्रीली छोड़ दिया गया है, तो वो जी से नीचे आ रहा होगा। अब लिफ्ट में कोई एक ऑब्जर्वर या मैन है, यहाँ पर लिफ्ट में आप ले सकते हैं। तो अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसको देखिए, और एक बाहर कोई मैन है जो रेस्ट में है। तो जो रेस्ट में है इसको, इसकी खुद की वेलोसिटी 0 है, तो इसे डायरेक्ट ये गिरते हुए दिखाई देगा जो रेस्ट में है डायरेक्ट।
और जो इसमें मोशन में है उसके लिए देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा जी की वैल्यू ए से ज़्यादा है तो जी माइनस ए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, हम ये वैल्यू ज़्यादा है इसमें से इसको माइनस कर दिया। और जो रेस्ट में है उसके लिए जी माइनस जीरो, क्योंकि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जो लिफ्ट के अंदर है वो ये देखो ऑब्जर्व करेगा, जो लिफ्ट से बाहर है वो ये ऑब्जर्व करेगा। इस आधार पर जो आंसर होगा वो सी है, तो सी बताया गया है, आप नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए 8 है, इसमें सेट बी का हम बता रहे हैं, वो सिस्टम न चलने से और विजुअलिटी न होने से ज़्यादा उसको हमने छोड़ दिया डी का। लेकिन अब सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें जो कहा गया है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक तो धनावेशित होता है, आपने पढ़ा होगा। पी प्रकार के लिए जब किसी शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टलाइन अवस्था में 3 संयोजी वाले तत्व ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आर मिक्स्ड इन प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर, जब 3 संयोजी वाले किसी तत्व को अपद्रव्य के रूप में लिया जाए, डोपिंग के रूप में, और सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में मिलाया जाए, तो उसमें नंबर ऑफ होल्स जो है या कोटर की संख्या इलेक्ट्रॉन से एक्सीड हो जाती है। होल्स या कोटर लाइक एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होते हैं, अतः इन्हें पी टाइप कहा जाता है। आंसर होगा बी, तो 8 का बी। 10 का देखिए, तो 10 में कहा गया होगा स्थिर दाब पर कार्य, तो आप पढ़े होंगे स्थिर दाब पर कार्य, जबकि आयतन परिवर्तन अंतिम V2 और प्रारंभिक आयतन V1 है, तो आपको याद होगा स्थिर दाब पर P V2 माइनस V1। वैसे इंटीग्रेशन बेसिस आप ऐसे भी लिखते हैं P इंटू dV V1 से V2 का। पहले देखिए सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें आंसर है आपका 10 का है सी। सेट हम आपको बी सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें शुरू से आपने देखा 2 का आंसर, 4 का आंसर, 8 का आंसर, एक और फिजिक्स का हम दे रहे हैं। केमिस्ट्री का जो हेल्प हो सकता है करेंगे, नहीं तो आपको केमिस्ट्री हम अगले लेक्चर में जारी करा देंगे। तो इसमें देखिए आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, तो आप जानते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज एक बैलेंस ब्रिज होता है, जिसमें उसके एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल से बैटरी जुड़ी होती है। ये तो ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, इस पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हाई होती है, इसलिए गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। हालांकि गैल्वेनोमीटर को हम मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, वोल्टमीटर में भी कर लेते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर सेंसिटिविटी हाई होने के कारण गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो इसमें 11 का सी। अब आपको ये 12 या 14, अब तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्लियर नहीं हो रही है लिखने में, 12 है या 14 है, क्या है। इसमें क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है। 4.0 जूल पर सेकेंड ये दिया गया है। जीरो जूल पर सेकेंड, तो इसको देख लीजिए आंसर, फिर जो प्रॉब्लम दिया गया होगा मिलने पर सॉल्व कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16।
इसमें अनक्लियरिटी के कारण हमने क्वेश्चन जारी जो आंसर किया था उसमें कुछ पॉइंट पढ़ने में छूट गया था, इसलिए हमने जारी किया था कि वृत्त में एक जैसा होगा। लेकिन जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन लेते हैं और किसी ब्लॉक को अटैच कराया जाए, हमने जो जारी किया था उसमें ब्लॉक रीड नहीं था, तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन हाईएस्ट आता है। जैसे इसको बी मान लीजिए, टेंशन टीबी, वेट mg, तो नेट फोर्स जो सेंटर क्योर होगा टीबी माइनस mg स्क्वायर बाई आर। इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। टेंशन की वैल्यू आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे, mg प्लस mg स्क्वायर बाई आर, ये बिलो पॉइंट पर है। हाईएस्ट पॉइंट पर देखिए, टेंशन फोर्स हमेशा सेंटर क्योर होता है, वेट भी इसका सेंटर क्योर है। डाउनवर्ड जो दिखाया जा रहा है, वेट का डायरेक्शन जो है ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लेते हैं, जो इसका एलाइन सेंटर की तरफ ऐसे जाते हुए दिखाया जा रहा है। तनाव बल या टेंशन फोर्स सेंटर क्योर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर ऐड हो रहा है टी प्लस mg स्क्वायर बाई आर। आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, टी की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। तो इस तरह से हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होगा, लोएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो इसमें आंसर शायद इसका देखिएगा, जो चेंज करके बताया गया है सी होगा, आप सी लिखिएगा, उसमें देख लीजिएगा। टेंशन फोर्स हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें जो है दिया गया है ए ग्रेविटेशन, जहाँ तक हमें अभी याद है उसमें दिया गया था कि इनमें से कौन सा बल वीकेस्ट या दुर्बल है। तो इसमें जो है ग्रेविटेशन फोर्स आंसर होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो भी उसमें दिया हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद वीक फोर्स होगा, तो वीक फोर्स दिया गया होगा। ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा इसमें, तो इसका आंसर ये है 20 का ए, 20 का ए। इसमें सभी रेजिस्टेंस देखिए बैलेंस, ये P/Q इक्वल टू R/S। तो इसमें नल डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है, इसकी सेंसिटिविटी। यहाँ से हम कोई अननोन रेजिस्टेंस वगैरह ज्ञात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन तो इसके लिए है, रीड करने के लिए नहीं, लेकिन जो इसमें आंसर था P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S, तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो भी होगा मिलेगा, एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए, ये याद आ रहा है क्वेश्चन दिया गया था, संवहन के बारे में कहा गया था। ऊष्मा जो है संवहन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। तो आप जानते हैं कि मेनली लिक्विड के लिए होता है, लेकिन यह लिक्विड और गैस में भी संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इसमें आंसर होगा सी। तो इसमें जारी किया गया है ओनली लिक्विड एंड गैसेस, आंसर होगा सी। ये सेट आपको जो सॉल्व कराया जा रहा है, सेट की चर्चा फिर से कर दें। सेट बी को हम सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, तो ये जो दिया गया होगा, क्योंकि 1/8 वर्ष है, तो इसमें आंसर 25 का सी है। तो ये कैप्लर के नियम पर आधारित था, T² प्रोपोर्शनल टू R³ या T1/T2
r1/r2 की पावर 3/2। इसमें t2 अगर आपको सॉल्व करना हो तो t2/t1, r2 शायद आपको दिया गया हो। r2 की वैल्यू देखिएगा, r2 अगर r1 का 1/4 होता है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 3/2, ये देखिए, ये कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पर t2 तो यहाँ पर आंसर जो आ रहा है 25 का C होगा। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, इजी था। 26 देखिए, सेट बी का हम सॉल्व करा रहे हैं। इसका आंसर देखिए भी है, बहुत इजी है, सब लोगों ने किया होगा। ये डिफाइन करना था रिलेशन जो है इसमें मीन लाइफ और डिक्रीज कांस्टेंट में। तो माध्य आयु जो है 6 नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हमने लिखा भी था, आप सही भी किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में जो आपको दिया गया है, जैसे दो लेंसों को आपस में कंबाइन किया जाए तो कॉम्बिनेशन में जरूरी है पहला आपको उत्तल और दूसरा उत्तल लेंस मिलना चाहिए। तो 1/f इक्वल टू कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पर जो है f1 और ये f2 नेगेटिव वैल्यू है और f1 पॉजिटिव वैल्यू है। अब मान जो भी दिया गया होगा रख दीजिएगा। इसमें जो आंसर आएगा, इसमें f1 f2 दिया है, f2 नेगेटिव रखना है, f1 पॉजिटिव रखना है। इसमें जो आंसर है ए है सेट बी का, और यह आंसर लिख रहे हैं कंबाइंड फोकल लेंथ 3/2f होगा। तो ये हमने अभी कल सॉल्व किया था, तो क्वेश्चंस याद है उस आधार पर। बाकी इसमें तो आंसर लिखा है। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 30, 32, 32 का सी है। तो इसमें शायद कहा गया था कि सूर्य में उसमें विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप जानते हैं संलयन की क्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन और उसके समस्थानिक संलयित होकर अल्फा या हीलियम नाभिक में परिवर्तित होते हैं। तो इस तरह से 32 का सी है, हाइड्रोजन से हीलियम में इनका परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन अभी आप आंसर केवल देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में जो हमें क्वेश्चन से याद आ रहा है आपको बता रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि ये अर्थ या पृथ्वी है और ये स्पेसशिप है, कोई अंतरिक्ष यान है। उसमें किसी भी व्यक्ति या एस्ट्रोनॉट का वेट दिया गया है। उसमें मास शायद दिया था 60 kg है, द्रव्यमान दिया गया था 60 kg है। तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए r है। तो जो कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम इसको r को दुना कर दें या 3 गुना कर दें, आधा कर दें, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए सेट कर दिया गया, तो इसके मास में क्या परिवर्तन होगा। अगर मान लीजिए r को 2r कर दें तो मास में क्या परिवर्तन होगा। तो आप जानते हैं किसी
एयरशिप के इनसाइड जो है वेटलेस रखा जाता है। वेटलेस में जी का इफेक्ट नहीं लिया जाता है, लेकिन मास कांस्टेंट होता है, इसलिए आर आप बढ़ा दीजिए घटा दीजिए उससे कोई फर्क नहीं है। इनसाइड जो है वेटलेस होगा लेकिन मास कांस्टेंट होगा, तो जो 60 है वो 60 मास रहेगा। तो इसमें आंसर जो होगा डी होगा। आप सॉल्व कर चुके होंगे, आंसर डी होगा। आंसर डी होगा। तो 36 का ए 2 सेकेंड, 36 का ए 2 सेकेंड। अब क्वेश्चंस क्या है, अब इस पर तो उतना ध्यान नहीं है। 36 का ए है 2 सेकेंड, 39 का इसमें कुछ चेंजेस था जो याद आ रहा है, जैसे कि बाह्य बल द्वारा जो किए गए कार्य की स्थिति है, तो ठोस पदार्थों के लिए बाह्य बल द्वारा कोई कार्य किया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और जो आंतरिक ऊर्जा द्वारा कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लाता है। तो एनर्जी यूज बाय द सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट देन नोन एज change in potential energy, but energy changes are gain or loss due to external force effect known as change in kinetic energy। तो ये होगा इसमें kinetic energy। अब आंसर चाहे वो सी हो या डी आप देख लीजिएगा। 39 का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये होगा। पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम कोई लिक्विड या गैसेस स्टेट की बात करें, खासतौर से गैसेस स्टेट की, तो उसमें इंटरनल प्रॉपर्टी से हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लेंगे। अगर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट है तो उसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ये शो किया जा सकता है। तो इसमें शायद सी था। टू देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। सेट बी का है, तो क्वेश्चन नंबर 42 में आंसर दिया गया है बी। इसमें जहाँ तक जो प्रॉब्लम रहा है वो ट्रांसफार्मर से ही संबंधित था, तो ये कह सकते हैं कि रिपीट भी होगा। किसी ट्रांसफार्मर की, चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो ऊंचाई या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, पावर कांस्टेंट होता है। तो ट्रांसफार्मर का पावर कांस्टेंट होगा, इस आधार पर अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ पर NPIP इक्वल टू NSIS, ये सॉल्व कराया गया था। तो आप इसको फिर से रख कर वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा। 20:1 आंसर है। अब इसमें देखिए जो भी वैल्यू दिया है रखिए, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें दिया गया है ए 23 सेंटीमीटर, ये सॉल्व करने पर आया है। अब क्वेश्चंस की पोजीशन क्या है अब तो देखते हैं, मिलता है तो आपको अभी बताते हैं। सेट अलग अलग है, आगे पीछे है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस का आंसर आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन से याद नहीं है क्या कहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 48।
इसका आंसर ये है। तो इसमें त्वरण जो आंसर दिया गया है, एक्सीलरेशन या त्वरण, एक्सीलरेशन या त्वरण, तो जब अलग अलग पिंडों को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाए किसी एक समान स्थिति से, तो उनके द्रव्यमान अलग हो तो उनके संवेग में परिवर्तन होगा, उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, लेकिन तल से टकराते समय उनका जो त्वरण होगा एक समान होगा। तो यहाँ पर त्वरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। 51 क्वेश्चन नंबर 51, तो ये आपको हेल्प कर दे रहे हैं। जैसे कि नाभिक कणों से मिलकर किसी नाभिक के बनने में द्रव्यमान क्षति होती है, अर्थात नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक कणों के द्रव्यमान से कम होता है। तो इस आधार पर जो है, अगर दो कण जिनके द्रव्यमान x और y हैं और उनसे हम किसी पदार्थ के द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं जो m है, तो x प्लस y का कुल योग m से अधिक होगा, क्योंकि उस पदार्थ के बनने में कुछ द्रव्यमान में क्षति होगी। तो इसका आंसर होगा 51 का बी। 54 का ऐसे सुन लीजिए। 54 का जो है सेट बी की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं। जैसे कहा गया था शायद ऑक्सीजन किसका उदाहरण है, तो आप जानते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है ऑक्सीजन। तो इसमें आंसर अणुचुंबकीय पदार्थ, आंसर अगर ये होगा तो आप ये कहेंगे। इसी तरह से 55 का सी दिया गया है। 55 का सी 90 डिग्री। 56 का देखिए बी, इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ में कोबाल्ट आता है, तो इसमें कोबाल्ट आंसर दिया था, तो आप कोबाल्ट कह सकते हैं। तो 57 का, तो इसमें जो है किसी प्रेशर कुकर के लिए चर्चा होगी, या आप देखते हैं 57 का ये है बड़ी ऊष्मा क्षमता और छोटी चालकता। दो विभिन्न चालकों में जो है ऊष्मा प्रवाह किसमें अधिक होगी, तो जिसकी ऊष्मा चालकता अधिक होगा उसमें ऊष्मा प्रवाह अधिक होगा। लेकिन प्रेशर कुकर की जो हत्थे होते हैं वो कम चालक रखे जाते हैं, तो छोटी चालकता होगी और बड़ी ऊष्मा क्षमता होगी। तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए। अब 59 है। 59, तो आज आपको हम यहीं पर क्लोज करते हैं 59 पर। बी, इसमें कार्यफलन से संबंधित क्वेश्चंस थे, तो आप देख सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए कोई ये मेटल सरफेस है, इस पर एक कोई रेडिएशन लिया गया है h ने, इसका वर्क फंक्शन कार्यफलन W है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, तो आप ये लिखते हैं h न्यू माइनस W, या hc/e लैम्डा माइनस W, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। W दिया है, hc/e लैम्डा सभी मान दिए हैं, रख कर आप याद करेंगे तो आपको आंसर जो प्राप्त हुआ था वो बी है, 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम इसको अभी क्लोज करते हैं। एक लेक्चर और आपको दे देंगे, तब तक हम ये क्वेश्चंस नोट भी कर लेंगे, लिखा रहेगा, आपको इजी होगा। अभी जो हमने बताया है कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको न लिखे होने के कारण क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन आप इतना देखिए, अगली बार जो भी अनक्लियर होगा आपको फिर हम क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए आज आप इतना देखिए, क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। केमिस्ट्री का भी सॉल्व आप लोग मांग रहे थे, वो मिल जाएगा। तो आज हमने देखा
कि बहुत सारे बच्चे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब किए हैं, लाइक भी किए हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन लाइक बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइब बहुत कम था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब भी करें, तो आपको बहुत अच्छे ट्रिक्स और अच्छे टॉपिक को हम रीड भी कराएंगे। आगे की तैयारी के लिए बहुत सारे हेल्प आपको मिलेगी। तो जितने लोग लाइक कर रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उम्मीद रखते हैं कि आप सब्सक्राइब भी बढ़ाएंगे। हम आपके लिए और बेहतर तरीके से हम इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो धन्यवाद। आज इतने।